जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 इतिहास सेकंड चैप्टर जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे चैप्टर का नाम वो है दोस्तों इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। अब इसे ये क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए इसमें जान लेते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है दोस्तों कि किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच एकता, प्रेम और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी देश के प्रति उनका एकता को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। इंडो चाइना में राष्ट्रवाद में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जो क्वेश्चन है वो कि फ्रांस जो है वो कब वियतनाम पर डेरा डाले थे। इसमें फ्रांस और वियतनाम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि फ्रांस जो था वो वियतनाम को हरा करके वहाँ कब्जा कर लिया था, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो फ्रांस जो था वो वियतनाम पर 1858 ईस्वी को कब्जा किए थे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि देखिए इंडो चाइना का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों 1887 को इंडो चाइना का गठन किया गया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं शताब्दी में वियतनाम किस यूरोपीय देश का उपनिवेश बना। तो वो फ्रांस का बना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वियतनाम को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो 1945 को वियतनाम स्वतंत्र हो चुका था फ्रांस से। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी पार कर देता हूँ आपको। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझाना है ना। तो देखिए वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था, तो कॉलोन कहा जाता था। मान लीजिए कोई एक देश है, वहाँ अगर दूसरे, मान लीजिए कोई इंडिया एक देश है और बांग्लादेश एक देश है, तो बांग्लादेश का अगर लोग इंडिया में आकर रहेंगे तो हम लोग उसको कॉलोन बोलेंगे। तो वो लोग बोलते थे कॉलोन, वहाँ पर इनकी ऐसी मतलब कहा जाता था उसको। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए, फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनाना और जमीनें सुखाना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ। फ्रांसीसी जो था वहाँ पर वियतनाम पर जो कब्जा किया था तो उसके मेकोंग डेल्टा क्षेत्र, जैसे हम लोग का अब डेल्टा क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है ना, वो क्या होती है समुद्र में मिलती है, लेकिन मिलने से पहले वो कई मतलब अपनी शाखाओं में बढ़ जाती है, तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि गंगा नदी का डेल्टा वो सुंदरबन डेल्टा है। गंगा का जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। तो इसी प्रकार मेकोंग नदी था एगो, तो डेल्टा क्षेत्र बनाता था, उसी को बोलते हैं मेकोंग डेल्टा क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़िए, चलिए इसके आंसर को देखते हैं ये अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की। पॉइंट नंबर 1, जब फ्रांसीसी लोगों ने वियतनाम पर कब्जा किया तब उन्होंने वहाँ की कृषि भूमि यानी खेती की जमीन जो थी को वो अपने अनुसार बदलना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसकी वो क्या चाहते थे कि हम यहाँ पर खेती करेंगे, भूमि को उपजाऊ बनाएंगे, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर। सेकंड पॉइंट देखिए, वियतनाम में मेकोंग नदी का डेल्टा क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था। वहाँ जो डेल्टा बनाता था, मेकोंग नदी जो डेल्टा क्षेत्र बना था, तो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। पॉइंट नंबर 3, फ्रांसीसी ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अधिक जमीन खेती के लिए मिल सके। वो लोग खेती करना चाहते थे, ज़्यादातर जमीनों को हड़पना चाहते थे। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4, खासकर चावल राइस की खेती यानी बढ़ाई जा सके। खासकर किसकी, चावल की खेती। याद रखिए खासकर चावल की खेती के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। क्या रहा दोस्तों 5 नंबर कि वियतनाम के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ कमाया जा सके। यानी वियतनाम के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे जो ज़मीन से निकाला जाता था, चाहे लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, ये सारे चीज़ों को वो लोग अपने यूज में लाते थे। कौन, फ्रांसीसी लोग। ये तो यही कारण था दोस्तों, वहाँ पर नहरें बनाना और ज़मीनें सुखाना शुरू कर दिया था, वही सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। सभ्यता मिशन क्या होता है दोस्तों। तो यूरोपवासी जो था, यहाँ पर यूरोपवासी एशियावासी को, यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारा देश रहते हैं, और एशिया एक महाद्वीप है या महादेश है जहाँ पर बहुत सारे मतलब देश, छोटे छोटे देश रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं महाद्वीप। तो यूरोपवासी जो था एशियावासी को जंगली, बर्बर और असभ्य मानते थे। क्या मानते थे, जंगली, बर्बर और असभ्य। खासकर इंडिया को ये लोग ज़्यादा मानते थे क्योंकि ये लोग असभ्य थे, यानी उनके अनुसार हम लोग असभ्य थे, यानी कोई किसी काम के लायक नहीं। और यूरोपियन यहाँ अपना दायित्व समझते थे कि एशियावासियों को सभ्य बनाए। क्या बनाए, सभ्य बनाए, यानी उनके अनुसार हम लोग तो बेकार थे। तो जिसके कारण उन्होंने एक मिशन बनाया जिसमें सभ्यता मिशन कहा जाता है।
तो वो चाहते थे कि इनको सुधारे और इन्हें अच्छे तरीके से मतलब इन्हें मतलब तरक्की की ओर ले जाए। तो ये एक मिशन चला रहे थे जिसे सभ्यता मिशन कहा जाता है। कौन? यूरोपवासी। किसके लिए? एशियावासियों के लिए, यानी एशिया में जितने भी देश थे, खासकर इंडिया को तो ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है दोस्तों? गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय थे, क्या थे दोस्तों? वे भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने गिरमिट मतलब समझौता करके, समझौते पर विदेश में मजदूरी के लिए भेजा गया था। यानी गिरमिटिया मजदूर वो होता है, वो भारतीय थे। गिरमिटिया मजदूर क्या थे दोस्तों? वो भारतीय ही थे, लेकिन उन्हें बहला फुसला कर समझौता करके चलो तुम्हें अच्छे नौकरी देंगे, वहाँ पर फिर ले आएंगे, फिर परिवार से मिलाएंगे, फिर इसके बाद काम पे ले जाएंगे। तो ये बहला फुसला कर उन्हें ले जाया जाता था, उसके बाद उन्हें लाया ही नहीं करता था। तो विदेशों में मजदूरी के लिए भेजता था ऐसे बहला फुसला कर। इन्हीं को बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। वियतनाम में केवल 1/3 वियतनामी विद्यार्थी ही स्कूली शिक्षा सफलतापूर्वक कर पाते थे। इस कथन की व्याख्या करें। यानी वियतनाम में जो शिक्षा व्यवस्था था वहाँ पर 1/3 यानी 4 भाग में 1 भाग वियतनामी विद्यार्थी ही स्कूली शिक्षा जो थी वो सफलतापूर्वक पूरी कर पाता था। क्यों? क्या कारण था ऐसा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर देखिए। आंसर है दोस्तों, कह रहा है कि वियतनाम की शिक्षा व्यवस्था फ्रांसीसी जो था वो अपने अनुसार चला रहे थे। वहाँ की कोई देश दूसरे देश पर अगर कब्जा करेगा तो वो उसी अपना ही अधिकार चलाएगा ना, वो जैसा बोलेगा वैसे ही होगा। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे यहाँ हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ें हो वहाँ पर वही डिसाइड करता है। तो फ्रांसीसियों की यहाँ जानबूझकर अपनाई गई व्यवस्था थी कि जिसके कारण ज़्यादातर 1/3 वियतनामी विद्यार्थी को फेल कर दिया जाता था। विशेषकर अंतिम वर्षों में जब फाइनल एग्जाम होता था तो वहाँ पर फेल कर दिया जाता था ज़्यादातर विद्यार्थियों को। लेकिन ऐसा उनका सोच क्या था, इसके पीछे के कारण क्या था, हम लोग आगे समझेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 देखिए। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि वियतनामी विद्यार्थियों को उच्च पदों की नौकरियों को प्राप्त करने से रोका जाए। अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो वो नौकरी नहीं लेगा उच्च पदों की, तो इन्हें नौकरी नहीं दिया जा सके वियतनामियों को। ज़्यादातर फ्रांस के जो बच्चे थे वो लोग ही मतलब ज़्यादातर नौकरी हासिल कर पाए, ऐसा उनकी सोच थी। यानी वियतनामियों को देना ही नहीं था, कुछ नहीं करना था, उन्हें फेल कर देना है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4। उनको लगता था कि ये विद्यार्थी हमारे औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा उनको लगता था कि ये हमारे औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि औपनिवेशिक मतलब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश पर जा करके वहाँ पर अपना व्यवस्था मतलब वो अपने साधन को चला रहा है, अपने उसके संसाधन को यूज कर रहा है, उस पर हक जमा रहा है, तो वो औपनिवेशिक हो गया। तो उनके लिए क्या हो गया, यही सारी चीज़ें होती है आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इस कथन की व्याख्या करें। क्या मतलब हुआ इसका कि सरकार ने आदेश दिया था कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल, एक स्कूल का नाम था जिसमें गर्ल पढ़ते थे, तो उस लड़की को वापस कक्षा में लेने की बात कर रही थी जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अच्छा क्यों निकाल दिया गया था, क्या कारण था, इसको हम लोग समझेंगे आंसर में। चलिए आंसर देखते हैं कि 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक भारी विद्रोह उठ खड़ा हुआ था जब एक वियतनामी लड़की कक्षा में प्रथम कतार में बैठी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1926 में जो साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल था तो उसमें एक भारी भड़कम जो है विरोध उठ खड़ा हुआ था जब एक वियतनामी लड़की को स्कूल से ही मतलब क्या किया गया था, कक्षा से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो कक्षा के प्रथम कतार में बैठी थी जो फर्स्ट बेंच होता है उसमें, और उसे पिछली कतार में जाने के लिए कहा गया। मतलब प्रिंसिपल कह रहे थे कि तुम पिछली कतार में जाओ, तुमको आगे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड देखिए, फ्रांसीसी शिक्षक के ऐसा कहने पर उस लड़की के साथ साथ और वियतनामी छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। तो जैसे फ्रांस का वहाँ पर शिक्षक था वो जैसा ही ये बात को बोलता है कि तुम पीछे जाओ, तो उसके साथ साथ उस लड़की के साथ साथ यानी और भी ज़्यादा वियतनामी छात्रों ने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि इस विरोध के कारण स्कूल के प्राचार्य ने उस लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया। जैसे विरोध हुआ, लोग विरोध करने लगे, स्टूडेंट लोग, छात्रा लोग, तो उस लड़की को ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि ना ही ये लड़की रहेगी ना ही विरोध होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको पता ही नहीं था दोस्तों। देखिए इस विरोध का असर जो है वो स्कूल से निकलकर पूरे वियतनाम में फैल गया। जो लोग जुलूस और विरोध प्रदर्शन से लड़की को पुनः उसकी कक्षा में वापस लेने की मांग की गई कि आप ऐसा नहीं कर
सकते हैं, जल्दी से जल्दी इस लड़की को कक्षा में वापस लीजिए। ऐसी यही सारी चीज़ें होती है। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, यहाँ आगे बढ़िए। कह रहा है कि सरकार को इतने बड़े विरोध प्रदर्शन से मजबूर होकर उस लड़की को पुनः कक्षा में वापस लेना ही पड़ा। दोस्तों इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन अगर कोई करेगा, मान लीजिए एक लड़की को निकालने का नतीजा देखिए क्या हुआ से कि पूरा विरोध करने लगा पूरा स्कूल के पूरा छात्राओं ने, और लास्ट में उसे ये फैसला लेना ही पड़ा, उस लड़की को वापस कक्षा में लेना ही पड़ा। यही सारी चीज़ें होती है। अब देखिए 11 नंबर देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 10 नंबर में हम आपको बताएं, क्या कह रहा है कि हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, वहाँ पर चूहा बहुत हो गया था। कहाँ? हनोई शहर में। तो इस कथन की व्याख्या करें कि क्या मतलब हुआ इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर देखिए, वियतनाम में हनोई एक आधुनिक शहर था। क्या दोस्तों? आधुनिक शहर था, तो जिसमें सड़कों और नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जबकि बस्तियों में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। दोस्तों सड़कों जो उनकी क्या थी दोस्तों, जिसमें सड़क, शहर जो था वहाँ पर शहर में सड़क अच्छा बनाया, नाली अच्छा बनाया, बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया गया वहाँ पर, लेकिन बस्ती में ऐसा नहीं किया गया। तो आगे क्या हुआ इसका देखिए, अंजाम देखिए। अंजाम देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हनोई शहर की बड़ी बड़ी नालियाँ चूहे के पनपने के लिए आदर्श स्थान बन गए थे, या फिर थे, यानी चूहे के पनपने के लिए आदर्श स्थान थे। कहाँ पर? नालियाँ पर। तो इन्हीं चूहे के कारण शहर में प्लेग जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ। धीरे धीरे प्लेग फैलने लगा चूहों के कारण। तो ये चूहे इन नालियों में बेरोक टोक पूरे शहर में घूमते थे और पाइपों के रास्ते घरों में घुस जाते थे। बेरोक टोक यानी किसी को रोक टोक करना नहीं है, और पाइप के माध्यम से क्या करते थे, घर में घुस जाते थे और कोई भी सारी चीज़ें हो उसको खा लेते थे। यहाँ देखिए दोस्तों कि इन चूहों की देखिए 5 नंबर देखिए, पॉइंट नंबर, इस बीमारी से बचने के लिए सरकार ने चूहे को पकड़ने की एक योजना बनाई जो आम जनता के लिए एक व्यवसाय बन गया। यानी क्या बनाई? उस चूहे को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई कि जो जितना चूहा पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये एक लोगों के लिए भी व्यवसाय बन गया, एक काम बन गया। वो लोग भी रोजगार इन्हें समझने लगे कि जितना ज़्यादा चूहा पकड़ेंगे उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो वो लोग क्या करने लगे, चूहा को पकड़ करके उन्हें क्या कर मारने लगे। तो सरकार ने बोला कि देखो चूहा को तो मार दिया जाता है तो ये खराब चीज़ है। तो वहाँ पर क्या किया गया कि उसकी पूंछ को काट करके उसको सरकार ने आदेश दिया कि जितना ज़्यादा चूहे के पूंछ काटा जाएगा और पूंछ काट करके लाएगा उसको उतना ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। लेकिन इनका यहाँ डिसीजन बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा साबित हुआ, क्योंकि चूहे के पूंछ अगर आप काट देते हो तो उस पर रीग्रो होने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो पूंछ वापस से उगने लगता है। तो यही सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए, वियतनाम के दार्शनिक कौन थे? यहाँ पर दार्शनिक बताया गया था। वियतनाम के दार्शनिक तो फान बोई चाओ, फान चू त्रिन और हिंग फुसो, ये 3 दार्शनिक थे। किसके? वियतनाम के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हवा और आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ह्यूंग फुसो था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा दोस्तों? VVI क्वेश्चन है। दी हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाऊ, ये क्या थे दोस्तों? दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक था, उसने इस किताब को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था दोस्तों? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक और क्रांतिकारक दार्शनिक था, जैसा कि हमने आपको बताया। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यातना शिविर क्या से आप क्या समझते हैं? यातना शिविर क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर यातना शिविर एक जेल था। क्या था दोस्तों? एक जेल था जहाँ बिना किसी कानून प्रक्रिया किए लोगों को कैद करके रखा जाता था और बहुत अधिक कष्ट दिया जाता था। यातना शिविर एक तरह का जेल था जहाँ पर अगर किसी को आदमी को शक हो जाता है किसी तरह का, तो उसे बिना कानून प्रक्रिया किए ही, बिना जांच किए ही सीधा जेल में डाल दो, इसी को बोलता है यातना शिविर। और उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता था उस जेल में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों कि नापाम क्या होता है? यहाँ पर देखिए नापाम क्या था। तो नापाम एक बहुत ही खतरनाक जलने वाला रासायनिक पदार्थ था, जो एक तरह का बॉम्ब था, आप कह सकते हो, जिसका इस्तेमाल अमेरिका जो थी वो उसने वियतनाम युद्ध में किया था। नापाम क्या था? एक बहुत ही खतरनाक जलने वाला रासायनिक पदार्थ था। दोस्तों सोच सकते हैं कितना बड़ा वो मतलब जलने वाला रासायनिक पदार्थ को बनाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों कि हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग क्या था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
कह रहा है कि होची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग कुटपुतों और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क था। यानी कुटपुतों और सड़कों का क्या था, एक विशाल नेटवर्क था। आगे समझिए कि इस मार्ग के माध्यम से जो सेना था, सेना के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक और रसद यानी खान पान भेजी जाती थी। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अट्टे अस्पताल बने थे, जहाँ घायल, ये देखिए, जहाँ घायल सैनिकों का उपचार भी किया जाता था। देखिए, उपचार भी किया जाता था। जहाँ पर क्या था दोस्तों, एक भूल भुलैया मार्ग था। यानी इस रास्ते से घुसो तो उस रास्ते से निकलो, इधर से निकलो, मतलब ये तरह एक गुफा था दोस्तों, भूल भुलैया। एक बार अगर जो आदमी जानता था वही इस चीज़ों को समझ पाता था, वरना अनजान आदमी अगर घुस गया, निकलना इम्पॉसिबल है। तो इस मार्ग का अधिकांश हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। यानी जो इसका मार्ग था, इसका अधिकांश हिस्सा ज़्यादातर वियतनाम के बाहर में लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 18 के बाद ख़त्म हो जाता है दोस्तों, यही है हमारा चैप्टर। दोस्तों अगर आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।